This is the second part of the topic 1848 Revolution of Liberals. Yesterday I haven't discussed about the role of women and the demands of women after the 1848. But before discussing the role of women, I am going to discuss the meaning of feminist. I am just divided the definition of feminist into two segment. दो भागों में मैंने फेमिनिस्ट की जो डेफिनेशन आपके बुक में लिखा है उसे मैंने टू कीवर्ड्स में ब्रेकआउट किया है. अब देखिए पहला कीवर्ड क्या कर रहा है, अवेयरनेस. दूसरा यहाँ पर अवेयरनेस एंड इंटरेस्ट. किसकी अवेयरनेस है ये ध्यान रखिएगा. पहला कीवर्ड है अवेयरनेस एंड इंटरेस्ट. फॉर हुम? विमेन्स राइट. मतलब फेमिनिस्ट के डेफिनेशन में कहा गया अवेयरनेस ऑफ विमेन, विमेन्स राइट्स एंड इंटरेस्ट. मतलब महिलाओं के अधिकार और रुचियों के प्रति जो है जागरूकता होना आवश्यक है. जो किस पर बेस्ड होगा? विच वॉज बेस्ड ऑन द बिलीफ ऑफ सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इक्वालिटी ऑफ द जेंडर्स. तो मैंने यहाँ पे क्या कहा कि पहला चीज अवेयरनेस होनी चाहिए भाई. महिलाओं के अधिकार एवं उसकी रुचियों के प्रति जो है आपका जागरूकता होनी चाहिए. और ये जागरूकता किस पर बेस्ड होगा? सामाजिक मुद्दों पर, आधारों पर, इकोनॉमिक आर्थिक आधारों पर, राजनीतिक आधारों पर, जो कि इक्वालिटी ऑफ द जेंडर्स, लिंग की समानता को, जेंडर्स की समानता को दर्शा रहा है. दैट इज कॉल्ड फेमिनिस्ट. तो फेमिनिस्ट का मतलब यहाँ क्लियर अगर एक लाइन में कहा जाए कि फेमिनिस्ट को कैसे डिफाइन करेंगे? वन हु वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ वुमेन्स, वन हु वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ वुमेन्स व्हिच इंक्लूड्स women's rights, which was based on social, economic and political equality of the gender. Simple. If you just try to change the lines, you can go like that. Now, here we will study about the role of women during different era. Now, first of all, French Revolution. So, before, if we think about French Revolution and also think about the pre-revolutionary days. फ्रेंच रेवोल्यूशन के पहले और उसके बाद के हालात में देखिएगा तो पहले में क्या कहा गया कि आपने पढ़ा होगा क्लास 9 में कि फ्रांस में महिलाओं को जो है पॉलिटिकल राइट्स नहीं दिए गए थे. उनके पास किसी प्रकार का पॉलिटिकल राइट्स नहीं था. वो वोट नहीं दे सकते थे, इलेक्शन में लड़ नहीं सकते थे और उन्हें एक पैसिव सिटीजन के रूप में स्वीकारा गया. इवन फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद जब नेशनल असेंबली का गठन किया गया तब भी महिलाओं को जो है अधिकार नहीं दिया गया. उस वक्त भी महिलाओं को पैसिव सिटीजन ही कहा गया. आपने पढ़ा होगा कि एक्टिव सिटीजन क्या है और पैसिव सिटीजन क्या है. तो एक्टिव सिटीजन में उन लोगों को रखा गया जो कि अपने मेहनताना अपनी 1 महीने की मजदूरी का में से 3 दिन की मजदूरी को वो टैक्स के रूप में पे करेगा और इसके अंतर्गत में सिर्फ और सिर्फ मेल मेंबर ऑफ द सोसाइटी को ही रखा जाएगा. अब मेल मेंबर में कौन? जो अपने पूरे महीने की इनकम का 3 दिन की वेजेस अगर वो टैक्स के रूप में पे कर रहा है तो वो एक्टिव सिटीजन होगा और अगर नहीं कर रहा है तो पैसिव सिटीजन होगा. सभी महिलाओं को पैसिव सिटीजन का ही दर्जा दिया गया था. So, once again, during the Jacobin Club, all the women's club were abolished in October 1793 and their leaders were arrested too. So, अगर फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात भी देखें तो फ्रेंच रेवोल्यूशन के समय हमने ये तो क्लियर रूप से पढ़ा था कि फ्रांस में थर्ड स्टेट के मेन एंड वुमेन सभी ने इस आंदोलन में हिस्सा लिया था. उसके बावजूद भी किसी भी प्रकार का अधिकार जो है महिलाओं को नहीं दिया गया था. इवन फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद जब फ्रांस को रिपब्लिक किया गया तब भी
पुनः 1793 की में जब फ्रांस में जैकोबिन क्लब का शासन आया, जैकोबिन क्लब का जो रेन आया, उस वक्त भी महिलाओं के द्वारा जो भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी उसे अक्टूबर 1793 में कंप्लीटली एबॉलिश कर दिया गया था। और इस वक्त जो लीडर्स थे महिलाओं के, जो फीमेल एक्टिविस्ट कह सकते हैं, जो अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे थे, उन्हें भी अरेस्ट कर लिया गया। अब जब हिस्ट्री को और खंगालिएगा तो आपको पता चलेगा कि 1793 में ही फ्रांस की एक फीमेल एक्टिविस्ट, महिला क्रांतिकारी थी, जिनका नाम था जीन पॉल मरात। इन्हें इनके ही बाथ टब में मार दिया गया था और इनकी शरीर जो है और इनके कपड़े जो हैं खून से लथपथ थे। जब इनकी शरीर के साथ, मृत शरीर के साथ प्रोसेशन निकाला गया था तो लोगों ने, उस वक्त महिलाओं ने, जिस बाथ टब में जीन पॉल मरात की हत्या की गई थी उसे भी कंधे पर लेकर घुमाया जा रहा था। जो जिस कपड़े को उस वक्त जब पहनी हुई थी, जो खून से लाल हो चुका था, उस खून से लाल कपड़ों को भी उस प्रोसेशन के दौरान जो है पेरिस के सड़कों पर घुमाया गया था। इतनी बड़ी रोज थी और जीन पॉल मरात अपने आप में उस वक्त की जो है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लीडर रही हैं, फीमेल लीडर रही हैं, विमेन एक्टिविस्ट रही हैं। अगर हम बात करते हैं नेपोलियनिक कोड के दौरान, तो नेपोलियनिक कोड के दौरान भी महिलाओं के साथ कोई उचित न्याय नहीं किया गया। नेपोलियन बोनापार्ट ने भी प्री रिवोल्यूशनरी डेज में जो सिस्टम थे महिलाओं के लिए उसी को फॉलोड किया। अब उस वक्त के आधार पे नेपोलियनिक कोड के अंतर्गत में महिलाओं के लिए क्या कहा गया, क्लियर रूप से डिफाइन कर दिया गया कि महिलाएं जो हैं वो अपने हस्बैंड या फादर के अधीन हैं। तो इस आधार पर उन्हें जो है किसी भी प्रकार का अधिकार, पॉलिटिकल राइट्स नहीं दिए जाएंगे। ये आपका नेपोलियनिक कोड के अंतर्गत में जो क्लियरेंस निकल कर आई, जो डिस्क्रिप्शन निकल के आया, कंक्लूजन जिसे आप कह सकते हैं, वो कंक्लूजन था कि महिलाओं को सेकेंड स्टेटस दिया गया था, यानी पुरुषों से नीचे रखा गया। ये आपका नेपोलियनिक कोड के दौरान महिलाओं के साथ भी जो है कोई उचित व्यवहार नहीं किया गया। अगर हम 1830 के रेवोल्यूशन की बात करें, 1848 के रेवोल्यूशन की बात करें, तो उस वक्त भी फ्रांस में महिलाओं ने रिपब्लिक लाने के लिए बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और लिबरल्स के रेवोल्यूशन में अपना पूरा योगदान दिया है। लेकिन 1848 के बाद पुनः जब फ्रांस सेकेंड रिपब्लिक होता है तब भी महिलाओं को किसी प्रकार का कोई पॉलिटिकल राइट्स नहीं दिए गए हैं। मैं यहाँ पे कुछ नाम आपके सामने लिखा हूँ, जिसमें पहला नाम मैंने लिखा है पॉलिन लियोन, जो कि उस वक्त की फ्रांस की वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीमेल एक्टिविस्ट रही हैं, फीमेल लीडर रही हैं। दूसरा नाम मैंने आपकी जिसकी कहानी सुनाई है, जिसकी बातें समझाई हैं, वो है जीन पॉल मरात, जिनकी हत्या कर दी गई थी 1793 ईस्वी में। सो फॉर वुमेन्स राइट, मतलब महिलाएं अपनी अधिकार के लिए जो इस वक्त जो हैं कई सारे डिमांड्स रखना शुरू किया, कई प्रकार की एक्टिविटीज़ उन्होंने परफॉर्म करना शुरू कर दिया, जिससे कि ये अपनी मांगों को सरकार तक ले जा सके और इन्हें जो चाहिए था वो प्राप्त हो सके। इन्होंने अपनी मांग को गवर्नमेंट तक ले जाने के लिए, अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए सबसे पहला रास्ता अपनाया कि इन्होंने पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस का एस्टैब्लिशमेंट किया, एज यू हैव सीन बिफोर द जैकोबिन रेन। क्योंकि जैकोबिन रेन के समय में इन सारे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस को एबॉलिश कर दिया गया था। इसके बाद फंडेड न्यूज़पेपर, अखबार का भी स्थापना किया, जिसके माध्यम से ये अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाएंगे और अपनी बातों को अखबार में लिखा करते थे। तीसरी बात यहाँ क्या था, ऑर्गेनाइज पॉलिटिकल मीटिंग्स एंड डेमोन्स्ट्रेशंस।
अब जो है ये अपनी बातों को मनवाने के लिए पॉलिटिकल मीटिंग्स रखते थे। जो उस समय के फीमेल एक्टिविस्ट रहे हैं वो आपस में आकर बैठते थे और उसके बाद डिस्कशन करते थे कि क्या करना है क्या नहीं करना है, और उसके बाद प्रोसेशन भी निकालते थे, डेमोन्स्ट्रेशन करते थे। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेशन करने का मतलब कि ये सड़कों पे भी उतरते थे और अपनी मांगों को लेकर आगे बढ़ते थे ताकि सरकार को इनकी मांगे सुनाई दे सके। बट पर इसके बावजूद भी जो है सरकार ने महिलाओं को राइट टू सफरेज यानी वोटिंग राइट्स नहीं ग्रांट किया। इनकी सभी मांगों को डिनाई कर दिया गया। यहां तक कि फ्रांस में जब नेशनल असेंबली का फॉर्मेशन किया जा रहा था उस वक्त भी नहीं किया गया, और जब जर्मनी में भी इस प्रकार की चर्चाएं चल रही थी और फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट की कन्वीन करने के बाद बनाने के पश्चात जो है सेंट पॉल चर्च में जब फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट को लाया गया, बनाया गया, उस वक्त भी नेशनल असेंबली ऑफ जर्मन नेशन में भी महिलाओं को इंक्लूड नहीं किया गया था। Now, when the Frankfurt Parliament convened in the St. Paul Church, लेकिन अब यहाँ पर ये तो क्लियर हम लोगों ने पढ़ रखा है कि भाई सेंट पॉल चर्च में फ्रैंकफर्ट, जर्मनी की फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट को कन्वीन किया गया था, बनाया गया था। लेकिन इस वक्त भी महिलाओं को किसी भी प्रकार का पॉलिटिकल राइट्स नहीं दिए गए हैं, इवन 1848 के बाद भी, ना फ्रांस में और ना ही जर्मनी में। जर्मनी में इन्हें क्या आज़ादी मिली, इन्हें क्या आदेश दिया गया कि आप पार्लियामेंट में जा सकते हैं और वहाँ की विजिटर गैलरी में खड़े होकर के ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इसे आप देख सकते हैं। इसके अलावा आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। मतलब वहाँ पर होने वाली डिस्कशन में महिलाएं भाग नहीं ले सकती थी, वहाँ पर होने वाले चुनाव में महिलाएं भाग नहीं ले सकती थी। वो कर क्या सकती थी, तो पार्लियामेंट की विजिटर गैलरी जो बनाया गया था सेंट पॉल चर्च के अंतर्गत में, वहाँ पे खड़े होकर कार्यवाहियों को देख सकते थी। नाउ बाय दिस टाइम, अब इस वक्त जो है कंजर्वेटिव फोर्सेस जो थी वो हम लोगों ने पहले भी देख रखा है। जर्मनी में जिस प्रकार के विद्रोह लिबरल नेशनलिस्ट के द्वारा किया जा रहा था, उस विद्रोह को कंजर्वेटिव ऑर्डर, कंजर्वेटिव फोर्सेस जो हैं जर्मनी के अंतर्गत में सप्रेस करने में कामयाब हो जाती है। परंतु जो पहले के ऑर्डर्स थे जो कि कंजर्वेटिव रजाइम के अंतर्गत में लिए गए थे, उसे होल्ड कर पाना कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए अब मुमकिन नहीं था, क्योंकि अगर उसे होल्ड करने का प्रयास करते हैं तो फिर विद्रोह होती। हालत ये हो चुका था, कंजर्वेटिव फोर्सेस परेशान हो चुकी थी। एक विद्रोह को समाप्त करते हैं, कुचलने का प्रयास करते हैं, तो दूसरा विद्रोह जो है सामने आ जाता है। अब जब दूसरे को कुचलने का प्रयास किया जाता है तो तीसरा शुरू हो जाता है। तो ये सीरीज ऑफ रेवोल्यूशन एंड रिप्रेशन चल रहा था, जिससे ये भी क्लियर हो चुका था कि लिबरल नेशनलिस्ट को थोड़ी सी कंसेशन देने के बाद जो है विद्रोह कम हो जाए, ये भी संभव नहीं था। ये उस समय के मोनार्कीज को समझ आ चुका था। यानी हम समझ सकें तो ये क्लियर थी कि ये दौर जो है जर्मनी में, अब जो दौर आने वाली थी वो दौर आने वाली थी जर्मनी की यूनिफिकेशन के लिए। अब मोनार्कीज को यहाँ पर सोचना था कि इन सीरीज ऑफ रेवोल्यूशंस और रिप्रेशंस को किस प्रकार से समाप्त किया जा सकता है। तो 1848 की रेवोल्यूशन के बाद रिजल्ट क्या निकल कर आया? चूंकि विद्रोह होती है तो कंक्लूजन होता है, जब तक निष्कर्षण ना निकले तो फिर विद्रोह लाने का कोई मतलब नहीं। तो 1848 के विद्रोह का निष्कर्ष क्या रहा कि सेंट्रल और
ईस्टर्न यूरोप में वो चेंजेस लाए गए जो पहले ही वेस्टर्न यूरोप में लाया जा चुका था। क्या हुआ कि ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप में चेंजेस इंट्रोड्यूस किए गए, जिसके अंतर्गत में सर्फडम को एबॉलिश कर लिया गया और बॉन्डेड लेबर को भी एबॉलिश कर दिया गया पूर्ण रूपेण हब्सबर्ग एंड रशियन एम्पायर से। इसके बावजूद वो चेंजेस लाए गए जो वेस्टर्न यूरोप में 1815 यानी कि नेपोलियनिक कोड, नेपोलियन के द्वारा जो बदलाव लाया गया था, वही बदलाव पुनः 1848 के पश्चात जो है सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप में लाकर रखा गया था। सो आपके बुक में आप देख रहे होंगे, आपके राइट साइड बुक में सोर्स सी है, ठीक है। जो बेसिकली NTSC वगैरह का तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए सोर्स सी भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए मैंने यहाँ पर सोर्स सी के अंतर्गत में एक लीडर की चर्चा की गई है। इलेक्टेड मेंबर थे फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के, जिनका नाम था कार्ल वॉकर। अब कार्ल वॉकर साहब ने कहा, कंपेरिजन, ही मेड जस्ट अ कंपेरिजन बिटवीन बॉय एंड गर्ल। लड़कियों के लिए कार्ल वॉकर साहब का जो राय था उसके अनुसार से कहा कि लड़कियां कमज़ोर होती हैं, डिपेंडेंट हैं, इसके अलावा टिमिड, डरपोक होती हैं, डरपोक के साथ साथ उसे जो है रिक्वायर्स द प्रोटेक्शन, सुरक्षा के लिए उसे क्या चाहिए भाई, सुरक्षा, उसकी सुरक्षा के लिए का इंतज़ाम करने की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार के शब्द जो हैं वॉकर साहब ने महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए किया। वहीं दूसरी तरफ आप अगर बॉयज़ के लिए देखें तो लड़कों के लिए कार्ल वॉकर साहब ने कहा कि लड़के स्ट्रॉन्गर एंड बोल्डर हैं। दैट मीन्स बॉयज़ जो है मस्कुलर मैन है। फ्रियर टू द ऑफ द टू, दोनों के कंपेयर किया जाए तो लड़कियों से ज़्यादा आज़ाद जो है कौन है भाई, बॉयज़ हैं। प्रोटेक्टर ऑफ द फैमिली, तीसरी बात ये कही कि लड़के जो है अपने परिवार की सुरक्षा करना जानते हैं। चौथी बात कहा कि भाई ये फूड प्रोवाइडर हैं। पांचवा कहा कि ये घर के बाहर की पब्लिक टास्क जो है लड़के करते हैं। छठा बात कहा इन्होंने कि ये प्रोड्यूसर हैं। तो इस प्रकार से इन्होंने एक डिफरेंस पैदा करके दिखाया कि महिलाओं को पॉलिटिकल राइट्स देने का कोई मतलब नहीं रह जाता। यहाँ तक कि इन्होंने महिलाओं के पॉलिटिकल राइट्स के ऊपर सीधे सीधे कह दिया कि मगर महिलाओं को इस प्रकार के अधिकार दी जाती हैं तो परिवार का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और साथ साथ हार्मोनी जो है वो खतरे में आ जाएगी। लेकिन यहाँ इस बात से एकदम बहुत ही क्लियर हो जाता है कि ये महाशय जो हैं महिलाओं को सिर्फ और सिर्फ अपने पैरों की जूती के बराबर समझते थे। उन्हें लगता था कि महिलाएं पर्दा में रहे, घर की चार दीवारी में रहे, और वो हमेशा पुरुषों की बात को फॉलो करते रहे, मानते रहे। इसलिए इनके जो स्टेटमेंट हैं उसी प्रकार की बातों को दर्शाती है। तो यहाँ पर कार्ल वॉकर साहब ने सीधे सीधे सवाल खड़ा कर दिया कि मेल और फीमेल, बॉय और गर्ल के बीच में किसी प्रकार की इक्वलिटी संभव नहीं है, और अगर ऐसा किया जाता भी है तो हार्मोनी इन डेंजर हो जाएगी, हार्मोनी जो है खतरे में आ जाएगी। परिवार का जो इंस्टीट्यूशन है वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। महिलाएं कंधा से कंधा मिलाकर चलना शुरू करेंगी और अपने अधिकारों के लिए ऊंची आवाज़ रखेंगी। तब जो है मर्द अपने आप को झुका हुआ महसूस करने लगेगा। इसलिए ऐसी समानता को रखने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। वहीं इसी सोर्स में एक और भाषा है लुइस ओचो पीटर्स। उनके अनुसार से, जो कि एक फेमिनिस्ट हैं, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट रहे हैं, ठीक है, उन्होंने कहा और उनका मानना था कि सेक्स इक्वालिटी की आवश्यकता है, और इसी वजह से उन्होंने महिलाओं के बेटरमेंट के लिए जो है क्या किया, जर्नल्स यानी मैगजीन्स निकाले
जिसके माध्यम से महिलाओं के डिमांड्स के बारे में, उनके बेटरमेंट के बारे में वो लिखा करते थे। साथ साथ उनकी बेहतरी के लिए पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन या कह लीजिए एसोसिएशन का भी उन्होंने निर्माण किया था। अगर ये वीडियो आपको समझ में आती है तो मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि वीडियो देखने के बाद वीडियो को स्किप ना करें, पूरा देखें, पूरी बातों को समझें। ना समझ में आए तो पूछें, क्वेश्चंस रेज करें, कमेंट में डालें और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक जरूर करें। दैट्स ऑल, थैंक यू।